बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल्स सोच पाकिस्तान। और आज मैं जो मामला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है वाई कैंडिडेट्स फेल इन सीएसएस रिटन एग्ज़ाम। यस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू इन वोग। आजकल एक बहुत ज़्यादा इशू जो है वो लाइमलाइट में है, क्योंकि रिसेंटली 2019 का रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है जिसमें पासिंग रेशो बहुत लो रही है, ओनली 2.5% रिज़ल्ट्स। तो ये एक वाकई गौरतलब इशू है। तो इसको डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा तादाद में, कसीर तादाद में कैंडिडेट्स वो रिटन पार्ट में ही फ़ेल हो जाते हैं। तो मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। तो कैंडिडेट्स, अब डिस्कस करते हैं कि वाई कैंडिडेट्स फेल इन सीएसएस रिटन पार्ट। तो मैं थोड़ा सा सीएसएस के बारे में आपको बड़ा जनरल सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि सीएसएस बेसिकली एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है जो हर साल एफपीएससी की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, ताकि मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट एजेंसीज, जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए एक पूल ऑफ मैन प्रोवाइड किया जा सके, उनके लिए कैंडिडेट्स प्रोवाइड किए जा सकें हायर पोस्ट के लिए। तो जाहिर बात है कि अगर एक इतना हाई पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उनके एलिजिबिलिटी हर तरह से टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर है, बीइंग ए पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो भी लोग वहाँ पे रिक्रूट होने जा रहे हैं उनमें अपने रिटन के डिफरेंट जो स्किल्स हैं, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हैं, चाहे वो एनालिटिकल स्किल्स हैं, चाहे इनके नॉलेज स्किल्स हैं, चाहे वो उनकी इंटरव्यू से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या स्किल्स हैं, तो उनको एवेलुएट करना या उनको मेजर करना और कोशिश करना कि बेस्ट जो है वो कैंडिडेट्स प्रोवाइड किए जा सकें, ये एफपीएससी का काम है। तो सबसे पहले एक रिटन पार्ट, एग्ज़ाम पार्ट है, जो उसका पेपर लिए जाते हैं, उसका टेस्ट लिया जाता है। तो एक कसीर तादाद रिटन पार्ट में ही फ़ेल क्यों हो जाती है, उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं जिसको मैं अभी पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है वो पॉइंट है वो आपकी वीक राइटिंग स्किल्स हैं, जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। अब वीक राइटिंग स्किल्स वजह क्यों बनते हैं फेल होने में, इसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं, लेकिन मैं अब इसका थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि बेसिकली पेपर जो आप लिखते हैं वो ही आपके नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी एबिलिटीज़ और स्किल्स का रिफ्लेक्शन है, वो मिरर है पेपर आपकी पर्सनैलिटी का। आपके पेपर से ही एग्ज़ामिनर ने आपकी एबिलिटीज़ को, आपके स्किल्स को और आपकी कंपिटेंसी को जज करना है, उसने वहाँ से उसको एवेलुएट करना है। तो जब तक आप प्रॉपर वे में अपना नॉलेज, अपना आंसर और अपना स्किल्स को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या एग्ज़ामिनर कभी भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा, जिसकी वजह से बहुत एक बड़ी तादाद जो है वो फेल हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स मेहनत नहीं करते, वो पढ़ते नहीं हैं या उनके पास नॉलेज नहीं होता। एक्चुअली बहुत से लोगों के पास अपना नॉलेज ट्रांसफॉर्म करने के स्किल्स नहीं होते, उसको रिटन एक्सप्रेशन में लेके आने के स्किल्स नहीं होते, वो अपना नॉलेज अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसको अच्छे तरह से प्लान नहीं कर पाते, उसको अप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। तो वीक राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले जो मेजर इशू है वो है, नंबर 1 पे वो है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस बिफोर एग्ज़ाम्स। कि एग्ज़ाम से पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं। वो उनमें कमी ये पाई जाती है कि वो अपने आम दिनों में या अपनी तैयारी के दौरान वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। वो शायद कभी उन्होंने शायद पेपर से पहले कभी एक पूरा पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश भी ना की हो, जो सीएसएस के पैटर्न का पेपर होता है। तो वो एक आम सी प्रैक्टिस करते हैं, कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं, लेकिन उस माहौल में, उस प्रेशर के जो दरमियान जो एक लिखने के स्किल्स हैं वो उनके अंदर बिल्टअप नहीं हो पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये एक बड़ी वजह है कि वो पेपर के दौरान जो है वो अपना नॉलेज जो है वो अच्छी तरह अप्लाई नहीं कर पाते। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे राइटिंग मेक्स द मैन परफेक्ट,
इसी तरह जब तक आप जिस तरह एक क्रिकेटर ग्राउंड में जाने से पहले वो प्रैक्टिस करता है, कई साल वो उसकी रिहर्सल करता है, इसी तरह CSS भी एक एग्ज़ाम है। आपने उन 3 घंटों के अंदर अपना सारा नॉलेज और अपना सारी एबिलिटीज़ को अप्लाई करना है, अपने प्रेजेंट करना है, तो वही आपका एक इवैल्यूएशन का एक पीस है जिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाना है। तो उससे पहले उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने आपके राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव्ड होंगे उतने ही आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो राइटिंग स्किल्स के बाद उसमें सेकंड पॉइंट है कि वीक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये एक बहुत ज़्यादा इशू देखा गया है कि इवन के कैंडिडेट्स को बहुत एक कसीर तादाद को बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही वाकफियत नहीं होती। इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जब आप कोई भी लैंग्वेज फॉर्मल वे में लिखने जाते हैं तो आपको उसकी बेसिक्स और उसके स्ट्रक्चर से ना हो बहुत ज़रूरी है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, चाहे सेंटेंस लॉन्ग नहीं होना चाहिए, अगर शॉर्ट भी है तो उसका स्ट्रक्चर दुरुस्त होना चाहिए, उसको अपनी सेंस क्लियर करनी चाहिए। तो वीक सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बहुत मेजर इशू है। उसके बाद जो पॉइंट है वो आपकी ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन है, जो बहुत वीक होता है कैंडिडेट्स में। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में जो सबसे अहम चीज़ है कि कैंडिडेट्स को इवन के मैंने तो अक्सर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी चीज़ें आई हैं कि बहुत सीनियर क्लासेस के कैंडिडेट्स में इवन सिंगुलर के साथ एस या ई एस की भी गलती कर जाते हैं कि कहाँ हमें एस या ईस लगाना है, कहाँ हमें कौन सा टेंस कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, हैव बीन, हैज़ बीन, और इवन के इनडायरेक्ट में जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो उससे भी वाकफियत प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से आपका एक्सप्रेशन वीक होता है और एग्ज़ामिनर को जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, उसको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जहाँ से आपके एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है पेपर के बारे में और एग्ज़ामिनर को आपके मार्क्स कम देने के लिए जो उसके पास एक पॉइंट है वो उसके हाथ आ जाता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आपकी ग्रामर बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ है जो आपकी एबिलिटीज़ के बारे में आपका एक ओवरव्यू देती है। तो फोर्थ पॉइंट पे जो है वो आपका वीक पैराग्राफ स्ट्रक्चर है। व्यूअर्स, पैराग्राफ जो है ये इसको लिखना भी एक आर्ट है। इसके बारे में आपको बल्कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो तो इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं पहले। तो राइटिंग स्किल्स में पैराग्राफ स्ट्रक्चर बहुत अहमियत का हामिल है कि आपने ओपनिंग लाइन कैसे लिखनी है, आपने सपोर्टिव लाइंस कैसे लिखनी है, आपने आर्गुमेंटेटिव लाइंस कैसे लिखनी है, तो एग्जांपल्स आपने किस तरह कोट करनी है और आपने उस पैराग्राफ को कंक्लूड कैसे करना है। जितना आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेटर होगा उतना रीडर को पढ़ने में आसानी होगी, क्लैरिटी होगी, कम कन्फ्यूजन्स होंगी और आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वो बेसिक चीज़ें हैं राइटिंग स्किल्स में जो किसी भी नॉलेज को इफ़ेक्टिवली अप्लाई करने के लिए नेसेसरी हैं, क्योंकि जब तक आप इन शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं पाएंगे तब तक आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आना या आपका पास होना मुश्किल है। तो अपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बहुत ही एक आम सी एक कमी पाई जाती है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कि इवन के बहुत सीनियर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, ये कैंडिडेट्स होते हैं, वो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो अपने स्पेलिंग को कम से कम उसमें मिस्टेक्स जो हैं वो होनी चाहिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लैक ऑफ कोहेरेंस। यस, लैक ऑफ कोहेरेंस से मुराद है कि आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स और इवन आपके पैराग्राफ में भी मुख्तलिफ पॉइंट्स के दरमियान कोहेरेंस होनी चाहिए, उसमें एक यकजाई होनी चाहिए, एक इंटेग्रेशन होनी चाहिए। आप क्या एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फिर आप दूसरे पॉइंट को उसके साथ कैसे लिंक अप करते हैं और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को, इस तरह आपका जितना पीस ऑफ राइटिंग आपका पेपर कोहेरेंट होगा उतने आपके चांसेस हैं पेपर को ज़्यादा क्लियर करने के। इनके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक एसेस का पेपर आता है जिसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, उसमें ये है कि अगर आप इसी एक पॉइंट लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो जब आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करने लगें तो कोशिश करें कि जो लास्ट पैराग्राफ की कंक्लूडिंग लाइंस हैं
आपके नेक्स्ट पैराग्राफ के इंट्रोडक्टरी लाइंस के साथ उसका एक रबत हो, उसका एक कनेक्शन हो, ताकि बात को आपको अगर बहुत सादा अल्फाज में मैं बताऊँ तो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे बात अभी जारी है। और इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट आपने डिस्कस किया है, अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में बिल्कुल ही एक डिफरेंट व्यू पॉइंट ले आएँ और एग्जामिनर को इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो आपका पूरा एक पीस ऑफ जो पेपर राइटिंग है, जो एक पेपर है, वो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि एक मुख्तलिफ़ सोचों और मुख्तलिफ़ डिफरेंट एक डिस्टर्ब्ड पीस ऑफ पेपर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड कोहेरेंट और एक व्यू पॉइंट होना चाहिए, ताकि आपका जो नज़रिया है, जो आपका उस पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे जो आपका आर्गूमेंट है या आपका व्यू पॉइंट है, वो बड़ा एक सादा और बड़ा एक आप कह लें कि क्लियर फॉर्म में होना चाहिए। तो कोहेरेंस बहुत ज़रूरी है आपके पेपर में। अब सेकंड लास्ट पॉइंट जो वीक राइटिंग स्किल्स में मैंने नोट किया है, वो वीक प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। यस, प्रेजेंटेशन स्किल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप इवन के आप कभी इनफॉर्मल वे में किसी को एप्लीकेशन भी लिखते हैं या किसी को कोई लेटर भी लिखते हैं सिंपल, अगर आप किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आप उसको किसी आप ऐसे नहीं लिख सकते कि यार बिल्कुल ही उसको एक बेहंगम और किसी फ़जूल किस्म के उसमें अल्फाज और लाइंस और मिस्टेक्स के साथ नहीं लिखते, बल्कि आप कोशिश करते हैं कि खूबसूरत पेपर हो और एक खूबसूरत तरीके से उसको लिखा जा सके, ताकि आपका एक अच्छा एक्सप्रेशन अगले तक कन्वे हो सके। तो पेपर जब एग्ज़ामिनर के सामने आता है तो सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन से वो आपको एवेलुएट करता है कि आपने पेपर को प्रेजेंट किस तरह किया है, आपने अपना इंट्रोडक्शन ओपनिंग लाइंस कैसे लिखी हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसा लिखा है आपने, उसमें जो आपका जनरल बॉडी है वो आपने कैसे लिखी है और उसको कंक्लूड कैसे किया है, आपने अपने हेडिंग्स प्रॉपर दी हैं, आपने उसको प्रॉपरली लाइन पेपर को लाइन अप किया है। और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जितना आपका पेपर दिखने में अच्छा लगेगा, साफ़ लगेगा, खूबसूरत लगेगा, बहुत ज़्यादा सजावट वाला भी ना हो, लेकिन साफ़ सुथरा लिखना चाहिए कि किसी मालूम होना चाहिए एग्जामिनर को एक फॉर्मल वे में आपने इसको प्रेजेंट किया है पेपर को। एक लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने नोट की है, जो मेरी नज़र में सबसे ज़रूरी है, वो मैंने जो नोट की है वो है इनकम्प्लीट आंसर। मैंने ज़्यादातर 90% स्टूडेंट्स को देखा है कि जो सवाल पूछा जाता है वो उसका मुकम्मल जवाब देने की बजाय एक अपना आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन को प्रॉपरली वो अंडरस्टैंड नहीं करते, क्वेश्चन को वो प्रॉपरली समझते नहीं हैं और एक इनकम्प्लीट आंसर वो है वो लिख के आ जाते हैं। आपसे डिमांड ये की जाती है कि जो आपसे पूछा गया है आप उसका जवाब दें, और विद फजूल या इररेलेवेंट चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड किया जाए। आप जितना रेलेवेंट रहेंगे, आप जितना कंसाइज़ रहेंगे, आप जितना प्रिसाइज़ रहेंगे, आप जितना क्लियर रहेंगे, आपके नंबर उतने ज़्यादा गेन करने के चांसेस है और आपके पासिंग चांसेस जो हैं, पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनकम्प्लीट आंसर जो है वो एक बिल्कुल एक इमैच्योर होने की निशानी है कि कैंडिडेट की इमैच्योरिटी ज़ाहिर करता है आपका इनकम्प्लीट आंसर। तो आंसर हमेशा जो है वो कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए। आप देखें, क्वेश्चन को गौर से पढ़ें कि उसने कौन कौन से पॉइंट्स आपसे मांगे हैं आंसर के लिए, आप उन सब पॉइंट्स का बड़ा सिस्टमेटिक वे से जवाब दें और जो है वो आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो मैंने एक चीज़ नोट की है वो हैं आपके वीक एनालिटिकल स्किल्स। यस, वीक एंड मैंने इसमें जो सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ नोट की है वो है वीक एंड सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रिलाइंग ऑन द नोट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड प्रिपेयर्ड मटेरियल। यानी कि जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं वो उनके पास बड़ा सतही लेवल का नॉलेज होता है और उन्होंने बिल्कुल प्रिपेयर्ड नोट्स ये कहीं से इधर उधर से उठा के और उसकी तैयारी की होती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो जब आपके बारे में जब आपको क्वेश्चन कोई घुमा के पूछ लिया जाता है तो उससे पता चलता है कि आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही सतही लेवल का है। आप उसको प्रॉपरली एनालाइज़ नहीं कर पाते, आप उसको प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पाते, आप उसको प्रॉपरली कोहेरेंट फॉर्म में नहीं ला पाते, जिसकी वजह से एक बहुत ही बैड इंप्रेशन और एक इमेच्योर होने की निशानी वो ज़ाहिर करता है।
तो कोशिश करें कि आपका नॉलेज सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपका डीप नॉलेज होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ब्रॉड नहीं है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ताकि आप अगर आपको किसी एक टॉपिक के बारे में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आप उसको टैकल कर पाएँ। जैसे रिसेंटली मैंने एक एसेज 2020 में एक मैंने देखा जिसमें पोलराइज्ड पॉलिटिक्स द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब मैंने बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को मेरे पास जो इर्द-गिर्द मेरे थे, मैंने उनको टेस्ट भी किया, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सिर्फ डेमोक्रेसीज़ के पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि उसके इश्यूज़ और चैलेंजेस को तो डिस्कस किया था, लेकिन उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में जो पूछा गया है उसमें डिस्कस नहीं किया। बेसिकली पोलराइज्ड पॉलिटिक्स को पॉइंट आउट, उसको हाईलाइट करने का मकसद ही ये था कि इशू कंसर्न बेसिकली आपका पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है। आपका डेमोक्रेसी तो एक सेपरेट थिंग है, उसके इश्यूज़ एंड चैलेंजेस पोलराइज पॉलिटिक्स की वजह से इश्यूज़ एंड चैलेंजेस डेमोक्रेसी को क्या आ रहे हैं, आपने उसके ऊपर फोकस करना था। तो ये एक टेक्निकल एक टॉपिक था कि जिसको टैकल करना जो था वो डिफ़िकल्ट था। तो यही वजह होती है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल क्यों हो जाते हैं। हालांकि फिर हम कसूरवार एफपीएससी को ठहराते हैं, एग्जामिनर को ठहराते हैं। नो डाउट उनमें कोई मुख्तलिफ़ किस्म के शॉर्ट कमिंग्स तो होंगी, लेकिन वो मैं डिस्कस अभी नहीं करना चाहता। लेकिन ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो आपके कैंडिडेट्स का ही कसूर होता है, उनमें कुछ इनएबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है वो उनको फेल करता है और करने पर मजबूर होता है। तो ये एक चीज़ है कि आप बिल्कुल एक प्रिपेयर्ड नोट से तैयारी ना करें, सुपरफिशियल नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी टॉपिक की, और कोशिश करें नोट्स अपने तैयार करें। तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो एक जो मैंने मैंने ये प्रॉब्लम नोट की है आपके नॉलेज ना होने की या इन डेप्थ नॉलेज ना होने की, वो स्टूडेंट्स में जो कमी है वो है पढ़ने की हैबिट ना होना। बहुत से कैंडिडेट में रीडिंग हैबिट नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने के आदी नहीं होते, वो बहुत शॉर्टकट और शॉर्ट वेज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ प्रिपेयर्ड नोट्स उठा लेते हैं कहीं से, या कोई टॉपिक्स ऐसे इंटरनेट से उसकी स्टडी कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स की, या पिछले पास्ट पेपर से वो एक टॉपिक उठाते हैं और उसी एक प्रिपेयर्ड टॉपिक को उसी तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वो अगले नेक्स्ट पेपर में उसी टॉपिक से रिलेटेड घुमा के कुछ पूछा जाता है तो वो उसका जवाब देने से कासिर रहते हैं। तो आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, आपको मुख्तलिफ डायमेंशंस पता होने चाहिए, मुख्तलिफ कंसर्न्स पता होने चाहिए, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। आपकी पर्सनल एबिलिटी इस कदर डेवलप होनी चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को और किसी भी घुमाए हुए सवाल को जो है वो टैकल कर सकें। तो कोशिश करें कि जो एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स हैं, चाहे सब ना पढ़ें लेकिन उनमें से एक दो ज़रूर पढ़ लें, और मेरा ख्याल है 2 से 3 किताबें काफ़ी होती हैं एक सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए। तो 2 से 3 से ज़्यादा किताबें ना पढ़ें, 2-3 किताबें काफ़ी होती हैं। आप कोई भी सारे जितने भी आपके एफपीएससी सिलेबस के उन्होंने एंड पे बुक्स रिकमेंड की होती हैं, आप उनमें से 2-3 अच्छी किताबें ख़रीदें और उनको पढ़ें और राइटिंग प्रैक्टिस करें, अपने नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करें। तो इसके बाद जो पॉइंट है वो लैक ऑफ डाइवर्जेंट व्यूज़ ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। यस, अगर एक सब्जेक्ट आ गया है, एक टॉपिक आ गया है, आपको उसके बारे में आपके व्यूज़ डाइवर्जेंट नहीं होते, बहुत सिंगल लाइन व्यूज़ होते हैं आपके। जैसे डेमोक्रेसी है तो उसमें आप इलिटरेसी के बारे में जानते हैं, उसके अंदर आप फ्यूडलिज़म के बारे में जानते हैं, उसके उसके अंदर आप सिर्फ 5-6 पॉइंट्स आपको मेजर पता होंगे, 8-10 के बैड गवर्नेंस के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर जाते हैं, अगर आप फ्यूडलिज़म के बारे में अंदर जाते हैं तो उसके आगे एक मुकम्मल उसका नेक्स्ट ब्रांच भी उसके अंदर एक नेक्स्ट ब्रांच आ जाएगी जो पोलराइज पॉलिटिक्स है। या अगर आप सेक्टेरियनिज़म में जाते हैं तो उसके अंदर पोलराइज पॉलिटिक्स है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं कि ये आपस में एक नेटवर्क है, एक वेब है जिसको समझने की ज़रूरत होती है, और ये मुश्किल नहीं है। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं किसी टॉपिक के बारे में, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये इन पॉइंट्स को टैकल करना इजी है। तो आप इन चीज़ों के बारे में गौर करें और कोशिश करें कि रीडिंग हैबिट क्रिएट करें। और डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसके लोकल इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी फॉरेन इम्प्लीकेशंस हैं। तो इन सब डाइवर्जेंट व्यूज़ को जो है वो टच करना, उनको उनसे नाहाव होना बहुत ज़रूरी है। तो और इसके बाद जो मैं पॉइंट थर्ड लास्ट डिस्कस करूँगा वो है आपकी जो एनालिसिस एंड आर्गुमेंटेशन टेक्निक्स से जो है वो नावाकिफ़ियत है। यस,
आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं और जो आपकी आर्गुमेंटेशन टेक्निक्स है, 90% फेड कैंडिडेट्स को इसके बारे में जो है वो बिल्कुल भी उससे इदराक नहीं होता कि एनालिटिकल स्किल्स के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और आर्गुमेंटेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। इन चीज़ों पे मैं कभी सेपरेट लेक्चर भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है और ये आपको सीखने की ज़रूरत है कि किसी भी सब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए उसके लिए प्रॉपर प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपने एक आर्गूमेंट कैसे करना है, आर्गूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें पॉइंट्स नोट किए जाते हैं, ये सब चीज़ों से ना होना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें मिलकर आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बिल्डअप करते हैं। और इससे सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है कि आप किसी अपना कोई यूनिक पॉइंट नहीं दे पाते, अपना कोई यूनिक हल नहीं दे पाते किसी मसले से रिलेटेड। आप को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने जो पढ़ा होता है, कोई वो एक सेट तैयार कर लेते हैं 4-5 बातों का कि इसके ये इम्पैक्ट्स आएंगे, तो वो उसको उसी तरह लिख लेते हैं या उसको उसी फॉर्म में जो है वो अप्लाई करने की या वो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो है एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। एग्जामिनर जो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है वो आपकी रीडिंग से आपको जज कर लेता है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। तो उसके आप तजर्बे से बजाय खेलने की कोशिश करें, आप अपने स्किल्स डेवलप करें, अपने अंदर एबिलिटीज़ डेवलप करें, क्योंकि ये आपके काम सिर्फ पेपर में नहीं, ये आपकी सारी ज़िंदगी में आपके काम आती हैं चीज़ें। तो लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है ये बहुत अहम है। अपनी एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को बिल्टअप करें, अपना व्यू पॉइंट बिल्टअप करने के लिए अपनी एबिलिटी को जो है वो इम्प्रूव करें, इन्हांस करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लास्ट में जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पॉइंट है वो है वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक या वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। कि अगर आप जब आप पेपर के दौरान जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। चाहिए तो ये कि आप किसी क्वेश्चन को 2 से 4 बार पढ़ें, 5 से 6 बार पढ़ें, उसको पहले प्रॉपरली ठंडे दिमाग से सोचें कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या चाह रहा है। जब आप एग्ज़ामिनर का क्वेश्चन के उसका क्वेश्चन का थीम समझ लेंगे जब आप एग्ज़ामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली हल कर सकेंगे। आप होता क्या है कि आप क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़े दूर जाते हैं तो आपको पता लगता है ओहो मैं तो क्वेश्चन को बिल्कुल गलत एंगल से समझा, अब मुझे नए एंगल से समझना है। आप करते हैं क्वेश्चन को, कोई स्टूडेंट्स वो मैंने ये भी सुना कि क्रॉस करते हैं, कुछ होते हैं वो अब उस जो लिख लिया है उसी गलत पैटर्न को लेके अब उसको अब ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों के पेपर कंप्लीट नहीं होते, अगर होते हैं तो वो बिल्कुल उसमें कोहेरेंस नहीं होती, प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इसका फ़ायदा मुझे नहीं है, इसका फ़ायदा आपको ही है। तो अपने इन चीज़ों के बारे में गौर करें और सोचें कि क्यों कैंडिडेट्स फ़ेल होते हैं, अपने आप खुद को एवेलुएट करें। एक बार फ़ेल होने से डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बल्कि 3 बार फ़ेल होने से भी डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें तो इंसान की लाइफ में हमेशा काम आती हैं, तो इन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करें। जिस टाइम आपके सामने पेपर आया है तो पहले ठंडे दिमाग से आप क्वेश्चन को पढ़ें। जिसने पेपर, जो एग्ज़ामिनर है, जो उसने आपसे पूछा है, जो पूछना चाह रहा है, जो वो आपसे डिमांड कर रहा है, उसका जवाब देने की कोशिश करें। जब आप प्रॉपर क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर देना आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं होगा। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इससे अंदर कुछ पॉइंट्स से डिटेल्ड वीडियो मैं आपको फ्यूचर में भी आपको बनाऊंगा ताकि आपके कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी दूर किया जा सके। तो कोशिश करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपका फ़ीडबैक मिलता रहे। कमेंट भी करें कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, ताकि मुझे पता चले कि मुझे ऐसे वीडियोज़ बनाने चाहिए या नहीं। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।